नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और घर पर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे होंगे। और आने वाले समय में ये मान के चलिए कि छात्रावास अधीक्षक और शिक्षक भर्ती का एग्जामिनेशन होना है और उस पे कंप्यूटर अर्थात मेरे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक लंबे समय से मैं लगभग आपके साथ YouTube पर जुड़ा हुआ हूं और एमसीक्यू के माध्यम से आपको इन एग्जाम्स की तैयारियां मैं करवा रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि जो मेरे एमसीक्यू के वीडियोस हैं वो व्यापम के एग्जाम को पूरी तरह डेडिकेटेड होते हैं कि किस प्रकार से व्यापम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने लगभग 30 से 32 वीडियो आपको एमसीक्यू के प्रोवाइड किए हुए हैं। मेरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे में है। अगर आप वो पूरे 32 के 32 वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर रहेंगे और आप यू टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और बात बता देता हूं कि वो जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं वो अलग अलग टॉपिक वाइज है, ठीक है। वो महत्वपूर्ण सारे टॉपिक जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है वो आपको मेरे एमसीक्यू में मिल जाएंगे। तो आप सभी प्रॉपर सारी वीडियोस को देखेंगे और अगर मैं कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूं तो उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें तो वो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपके अच्छे से, आपके कंसेप्ट जो है वो आपके अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारा वीडियो और एक एक क्वेश्चन को लेते चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है डेनिस रिची, विंस्टन टर्की, रोनाल्ड डंकिन, जॉन डब्ल्यू टूके। सीजी व्यापम एसडीएजी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर ये फैक्ट है जी, सिंपल आपको फैक्चुअल याद होना चाहिए कि जॉन डब्ल्यू टूके इन्होंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया था। क्या होता है जी सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते, सबसे पहली बात। फिर आता है अगले प्रश्न की तरफ, किसी भी प्रकार के कोई भी कंप्यूटर खालिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है। यूजर के द्वारा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा, बूटिंग के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा। सीजी व्यापम एसजीएसटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो होता है जी वो क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। उसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, स्वयं वो किसी भी तरीके से कार्य नहीं कर सकता। उसे कार्य कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन का अगर मैं सेट बना दूं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम। अगर मैं प्रोग्राम का सेट बना दूं तो हम क्या है जी? सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो हम सेट ऑफ प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है। बिना सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं किस श्रेणी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, यूटिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। पटवारी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डिबगर्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की आंतरिक और बाह्य गतिविधि के नियंत्रण के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होता है, वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कि सिस्टम को चलाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, सिस्टम के हार्डवेयर को निर्देशित करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर अत्यंत आवश्यक है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ना हो तो हम इसमें किसी भी प्रकार का प्रोग्राम, एप्लीकेशन नहीं रन कर सकते, ना हम गेम खेल सकते, ना हम मूवी देख सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर
हमें इंस्टॉल करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस के नाम से जानते हैं, जैसे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें आते हैं आपके एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि क्या आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और साथ ही साथ आपके डीडी मतलब कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं किसके अंदर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वे सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर की स्पेसिफिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको अगर गाना सुनना है तो गाना सुनने के लिए आप विंडो मीडिया प्लेयर बनाओगे, आपको मूवीज देखनी है तो वेब एप्लीकेशन, आपने एक नेटफ्लिक्स बनाया और उसको सब यूज कर रहे हैं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब जब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर एक डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है। ये डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है ये हमारी विंडोज की स्क्रीन है, और ये विंडोज की स्क्रीन हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले हम उसमें विंडोज को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में। उसके बाद ये जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रहे हैं, ये गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मिक्स रूप एक सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पर क्या उत्तर आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर और डिबगर्स किसके अंदर में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, ऑनलाइन रेलवे सूचना प्रणाली में, मोबाइल फोन में, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, वेबसाइट्स में। तो देखिए यहां पर आ जाती है बात एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल से बात ये समझिएगा, एक ऐसा कोई हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर तो नहीं है, पर कंप्यूटर से हट के कोई दूसरा हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर के अंदर उसे चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम लिखे गए हैं। उन प्रोग्रामों को आप कह सकते हैं क्या, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं कह देता हूं माइक्रोवेव, ठीक है, वॉशिंग मशीन, और ले सकते हैं जो आपके कार्स आते हैं। आज के समय में जो कार आता है ना हमारा, कार जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कार होता है हमारा, है ना, बटन दबाओ, रिमोट से दबाओ तो दरवाजे खुल रहे हैं आजकल, ये सारी जो चीजें हो रही हैं। तो इस प्रकार की जो डिवाइसेस हैं, इनको एम्बेडेड डिवाइसेस बोलते हैं। इनको आप एम्बेडेड कंप्यूटर भी बोल सकते हो, ठीक है। इन एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर लिखते हैं इनको चलाने के लिए, उसे हम कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो इनमें से जो मोबाइल फोन है हमारा, वो क्या है, एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, मतलब एम्बेडेड डिवाइस है, और इसके अंदर हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव को चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम लिख के उसके अंदर में पहले से डाले गए होंगे, तो उन्हें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर तो कहेंगे, साथ ही साथ उन्हें हम क्या कहेंगे, फर्मवेयर भी कहेंगे। क्या कहेंगे जी, फर्मवेयर। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए जो बेसिक निर्देश उसे दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, फर्मवेयर कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर हमारा हो गया ना मोबाइल, ठीक है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सोर्स कोड के साथ खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन और विस्तार कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध हो। ऑप्शन है फर्मवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कहने का यह मतलब है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट में फ्री में उपलब्ध है और उसे आप अपने सिस्टम पर ला सकते हैं, और लाने के बाद उसमें उसको किसी भी प्रकार से उसमें क्या कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो,
उसमें कोई चीज कोडिंग को बढ़ा सकते हो, कोडिंग को घटा सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को आप क्या कहोगे? तो याद रखिएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में हमें, जिसका सोर्स कोड हमें इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध है, पैसा देना नहीं पड़ता, और इस सोर्स कोड को हम अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं और लाकर इसमें क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग क्या? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। परंतु आप इसमें इसकी जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम नहीं बदल सकते, उसका मालिकाना हक उसकी कंपनी के पास ही होगा। सिर्फ आप अपनी सुविधा के अनुसार उसके सोर्स कोड को अपने सिस्टम में लाकर बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पेपर में कई बार एग्जामिनेशन में यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। तो लाइनेक्स हमारा है ओपन सोर्स, ओपन बीएसडी, फ्री बीएसडी, ठीक है, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने भी नाम लिए, ये सब के सब हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसको अपने सिस्टम में लाके आप चेंजिंग कर सकते हो। वहीं पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर मैंने बताया, किसी भी विशेष प्रकार के हार्डवेयर को चलाने के लिए उस हार्डवेयर से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे गए हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उन्हीं सॉफ्टवेयर को या उन्हीं प्रोग्राम्स को हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। फ्रीवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट में फ्री में उपलब्ध है, आप उन्हें अपने सिस्टम में लाके यूज कर सकते हो, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते जैसे आप ओपन सोर्स में कर सकते हो। बदलाव नहीं कर सकते, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई जी कि बदलाव तो आप नहीं कर पाएंगे, साथ ही उसकी कंपनी का नाम भी आप बदल नहीं सकते, उसका मालिकाना हक भी उस कंपनी के पास बना होगा। तो ये कहलाता है फ्रीवेयर। जैसे कि गूगल क्रोम को चलाने के लिए आपको डाउनलोड करने के लिए पैसे पे नहीं करने पड़ते, परंतु गूगल का नाम आप कुछ और गूगल या सूगल या डूगल थोड़ी रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो ये वाली बात हो गई। फिर आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर वैसे डिवाइसेस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके कुछ हिस्सों को आपको एक निश्चित समय के लिए क्या किया जाता है? यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाकी हिस्से को आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? शेयरवेयर कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए क्या सही नहीं है, तो इस नहीं है को पहले आप ब्लॉक में निशान कर ले ताकि आपसे प्रश्न की गलती ना हो। अब क्या सही नहीं है कहने का मतलब है कि एक सही नहीं है और 4 सही है, तो या तो 3 सही खोज लो या एक गलत खोज लो। चलो खोजते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के विषय में, ठीक है, यह पेरिफेरल डिवाइस का नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि पेरिफेरल डिवाइस क्या? ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में बाहर से लाकर जोड़ी गई हैं, जैसे कि सारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो मतलब इनपुट और आउटपुट का मैनेजमेंट क्या या समन्वयन सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब हो गया आपका क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम ही होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना। तो भाई ये ऑप्शन तो हमारा हो गया सही। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही है कि हार्डवेयर को निर्देशित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो कंप्यूटर में प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक सारी गतिविधि को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, वही है हमारा क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दूसरा भी सही है। तीसरा पढ़ते हैं। कंप्यूटर में सर्वप्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, क्या यह सही होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर में सबसे पहले क्या इंस्टॉल किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। ये वाला स्क्रीन जब आएगा तब फिर आप ये सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि ये एक बड़ा प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर में ही आप एप्लीकेशन को रख सकते हो। अगर ये प्लेट नहीं रखोगे तो एप्लीकेशन को नहीं रख सकते। तो उत्तर यहाँ पर यही होगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा। यही गलत है, यही सही नहीं है।
कंप्यूटर में सर्वप्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, ये गलत है, सर्वप्रथम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अगला पढ़ते हैं, कंप्यूटर में सर्वप्रथम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी हमारा गलत है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की सुविधा प्रदान करता है? तो देख चुके हैं वो कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की सुविधा प्रदान करता है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करता है? कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उत्तर होगा हमारा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच मध्यस्थ का कार्य करेगा? तो वो होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, रन करते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो यूजर एप्लीकेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उत्तर होगा हमारा क्या, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस के लिए किया गया यूटिलिटी। सिस्टम को बेसिक रूप से उसकी आंतरिक और बाह्य क्रियाविधि को चलाने के लिए बेसिकली डाला गया सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के मेंटेनेंस करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह यह सॉफ्टवेयर जो डिस्क के फाइल की क्वालिटी को बदले बिना उसे छोटा करता है। क्लीनर सॉफ्टवेयर, फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। तो नाम से ही पता चल रहा है छोटा करना मतलब कि दबाना, कंप्रेस करना, तो उसे हम कहेंगे कंप्रेस सॉफ्टवेयर या कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का फायदा क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है और हार्ड डिस्क ड्राइव में हमारे पास 10 GB का स्पेस बचा हुआ है। टोटल हमारे पास 100 GB इसकी साइज है। इस 100 GB में से 90 GB भर चुका है, 10 GB स्पेस बचा हुआ है। और मेरे पास जो मेरी फाइल है जिसे मुझे सिस्टम के अंदर में डालना है वो फाइल आपके 15 GB की है। तो 15 GB की फाइल इसमें नहीं आ पाएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस फाइल की साइज को कर लूंगा छोटा और कंप्रेस करके मैं इस 10 GB की फाइल को बना लूंगा। कितनी GB की, 5 GB की। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्रेस। और कंप्रेस की गई फाइल को हम लोग बोलते हैं जीप फाइल। जीप फाइल क्या कहते हैं, जिप्ड फाइल या जीप फाइल कहते हैं, ठीक है। और जीप फाइल को फिर से अनजिप कर दे हम, तो इसे मैं पुनः 5 GB को मैंने एक्सट्रैक्ट करके इसे छोटा किया है, कंप्रेस करके मैंने छोटा किया है, इसे फिर से मैं एक्सट्रैक्ट करके पुनः 10 GB के रूप में प्राप्त कर सकता हूं। तो छोटा करने की क्रिया कंप्रेशन कहलाती है और उसे पुनः वापस रूप में प्राप्त करने की क्रिया डीकंप्रेशन कहलाती है। ये ध्यान देंगे। तो ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है कहने का मतलब कि एक सत्य नहीं है, 3 सत्य हैं। पढ़ते हैं। डेटा को नेटवर्क में भेजने के पूर्व उसे कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक फाइल है जिसकी साइज है 30 MB और हम जानते हैं कि जीमेल के माध्यम से हम 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं भेज सकते और आपको भेजना है। तो अच्छी बात होगी कि आप उस 30 MB को छोटा करके 20 MB में कन्वर्ट कर लो। पहली फाइल 30 MB की थी, उसे आप कंप्रेस करके 20 MB में कन्वर्ट कर लिए। अब फाइल छोटी हो गई तो भेजना आसान हो गया। तो ये तो फायदा हो गया इसका। डेटा को कंप्रेस करने से बनी फाइल को जिप फाइल कहते हैं। हाँ भाई, ये भी सही है। डेटा को कंप्रेस एक प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क क्लीन किया जाता है, यही गलत नहीं है भाई। कंप्रेस में तो फाइल छोटी करोगे ना, क्लीन थोड़ी करेंगे। क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप करके एक अलग से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। फाइल को पुनः पुराने रूप में प्राप्त करना डीकंप्रेशन कहलाता। तो ये भी सही है। तो क्या सत्य नहीं है? तो ये सी वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग के लायक बनाने के लिए हार्ड डिस्क की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? कंप्रेशन, मॉडिफिकेशन, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग। तो ध्यान देंगे, यहां पर हमारा उत्तर होगा फॉर्मेटिंग। लोग
लोग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना या कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का मतलब समझते हैं कि सारी चीजों को डिलीट कर देना, उसे ही हम फॉर्मेट कहते हैं। ऐसा नहीं है। फॉर्मेट का अपना व्यापक करते हैं। फॉर्मेट का अर्थ ये होता है कि हार्ड डिस्क जो है, इसके हार्ड डिस्क में ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं और उन ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर में डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क के किसकी, हार्ड डिस्क ऐसा रहता है जी, गोल रहता है ना, इसमें बहुत सारे ट्रैक्स रहते हैं और ट्रैक्स के साथ बहुत सारे सेक्टर रहते हैं, उनके बीच में डेटा स्टोर रहता है। तो सारे ट्रैक्स और सेक्टर्स की जांच करके खराब सेक्टर्स को हटाना और उसे फिर से कंप्यूटर के उपयोग करने के लिए एक नए फॉर्मेट में तैयार करना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। डेटा डिलीट करने का मतलब फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी नहीं होता। प्रत्येक हार्ड डिस्क में जब उसे फॉर्मेट किया जाता है तो फॉर्मेट करने के बाद उसका नया क्या तैयार होता है, फैट टेबल, मतलब फाइल एलोकेशन टेबल तैयार होता है, जिसमें फाइल के एड्रेस और फाइल एक तरफ फाइल का एड्रेस लिखा होता है, दूसरी तरफ डेटा का कंटेंट रहता है और वो दोनों एक दूसरे को लिंक कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो यही फाइल एलोकेशन, पुराना फाइल एलोकेशन टेबल डिलीट कर दिया जाता है और नया फाइल एलोकेशन टेबल बनाया जाता है। तो जो पहला फाइल एलोकेशन टेबल था उसमें से प्रत्येक एड्रेस, जो पहला वाला था, ठीक है, जिसका प्रत्येक एड्रेस किसी भी फाइल को पॉइंट कर रहा था, वो पॉइंट करना छोड़ देता है और हमें फिर वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती। फिर हम नया फाइल एलोकेशन टेबल बनाते हैं और नया फाइल एलोकेशन टेबल सिर्फ एड्रेस के साथ रहता है, उसमें हम नया डेटा उसमें लिंक करके फिर से इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का क्या अर्थ हुआ कि कंप्यूटर के खराब हार्ड डिस्क के खराब ट्रैक्स और सेक्टर्स की जांच करके उसे हटाना, पुराने फाइल एलोकेशन टेबल को डिलीट करके नया फाइल एलोकेशन टेबल बनाना और उसे हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के फिर से उपयोग में आने लायक बनाना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट की क्रिया में क्या होता है? हार्ड डिस्क से डेटा क्लीन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। नया फाइल एलोकेशन टेबल बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। हार्ड डिस्क नए रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया जाता है, बिल्कुल तैयार किया जाता है। हार्ड डिस्क को कई पार्ट में बांटा जाता है, तो हाँ पार्टीशनिंग कर सकते हैं, एफ ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे करके आप बांट सकते हैं। तो चारों ही कथन हमारे सही, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के डिस्क से अनयूज्ड और टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है बैकअप, यूटिलिटी, कंप्रेशन, फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या चीज बोल रहे हैं? अनयूज्ड और टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना है, तो किसके माध्यम से डिलीट करोगे? बैकअप से तो कर नहीं सकते। बैकअप का मतलब होता है भविष्य में यूज के लिए डेटा को क्या करना, बैकअप बना के रखना। कंप्रेशन से फाइल छोटा करना, फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट करना। तो बच जाता है बी, यूटिलिटी, क्लीनअप या क्लीनअप सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नहीं है? डिस्क फॉर्मेट, फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों तो है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यही जो तीन दिख रहे हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तीनों मैंने आपको पहले बताया है। ये कौन से सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। डिस्क क्लीनअप और बैकअप ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजमेंट और फाइल कंप्रेशन ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो कौन से नहीं आते? तो बी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। जब आप हिंदी में पढ़ते हैं ना व्यापम के प्रश्न, तो इसी प्रकार से साझा आम संसाधन, बिंदु अनुरेखण डिवाइस, एकीकृत, समेकित, संयोजित, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं। तो उसके लिए ना समझ में आए तो बगल में पढ़ लेना। तो इसमें लिखा होगा आम साझा संसाधन, कहने का मतलब ये कि कॉमन शेयर्ड, ठीक है, कॉमन शेयर्ड रिसोर्स, संसाधन। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक इनपुट आउटपुट डिवाइस एक आम साझा संसाधन है। कहने का मतलब ये कि कॉमन शेयर्ड रिसोर्स कौन सा हो सकता है इसमें से? कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या एक ही कीबोर्ड को 3-4 अलग अलग कंप्यूटर में आप शेयर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। एक ही स्पीकर को एट अ टाइम 4 अलग अलग सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं क्या? और चारों में एक साथ गाना बजाओ और चारों के चारों गाना चल जाए एक साथ? बिल्कुल नहीं हो सकता।
एक ये प्रिंटर है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं क्या, शेयर करने के लिए। मतलब कि अगर एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से जुड़े हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं, और इन चारों नेटवर्क को एक ही प्रिंटर के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल ये चारों अलग अलग लोकेशन से इस एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उत्तर इसका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक महीन बारीक केबल होता है जिसमें डेटा सिग्नल प्रकाश के माध्यम से इसकी चमकदार सतह से टकराकर इस तरीके से टकराकर आगे बढ़ता है। यह सबसे आज के समय में सबसे फास्ट माध्यम है डेटा ट्रांसमिशन का। फाइबर ऑप्टिक्स केबल आज के समय में जो आपकी 4G तकनीक आई थी और 5G तकनीक आई है, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा एयरटेल एक्सट्रीम, जियो फाइबर कनेक्शन, ये इसी प्रकार के वायर्स का प्रयोग करके आपको फास्ट इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो टोपोलॉजी शब्द आते साथ दिमाग में आना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है। तो टोपोलॉजी याद रखना नेटवर्क की ज्यामितीय संरचना है। ठीक है, नेटवर्क की ज्यामितीय संरचना। नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी भी माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क जब हम किसी कमरे के अंदर में तैयार कर रहे हैं या किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के कंप्यूटरों को जोड़ रहे हैं तो उसकी जो ज्यामितीय संरचना जिस प्रकार से हमें दिखाई देगी उसे हम कहेंगे टोपोलॉजी। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से 6 कंप्यूटर है मेरे पास, इन 6 कंप्यूटर को एक सिंगल शेयर्ड माध्यम से जोड़ूं तो इस टोपोलॉजी को मैं कहूंगा बस टोपोलॉजी। अगर बीच में एक सेंट्रल हब बना दूं और उसके बाद उसे कुछ सिस्टम को जोड़ूं तो ये मुझे कुछ स्टार जैसा दिखाई देगा तो इसे मैं कहूंगा स्टार टोपोलॉजी। अगर मैं 4-5 कंप्यूटरों को एक साथ एक लूप की तरह जोड़ दूं तो ये इसे मैं कहूंगा रिंग टोपोलॉजी। ये थी स्टार टोपोलॉजी। तो मतलब कि क्या, जिस प्रकार की संरचना दिख रही है, ज्यामितीय संरचना दिख रही है, उसे ही हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है? वैन, मैन, बस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है वो है हमारी बस टोपोलॉजी। एक सिंगल लाइन लेकर आइए और सारे सिस्टम को उससे कनेक्ट कर दीजिए, आपका बस टोपोलॉजी तैयार हो जाएगा। सबसे सरल तरीका होता है नेटवर्क टोपोलॉजी का। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो सीधी सी बात है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं और सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं। तो बात आ गई सर्वर की। तो सर्वर वो मुख्य कंप्यूटर होता है, सर्वर वो मुख्य कंप्यूटर होता है जिसके पास बहुत से कंप्यूटर जुड़े होते हैं क्लाइंट के रूप में। किस रूप में जुड़े रहते हैं जी? क्लाइंट। सी लिख रहा हूं, सी फॉर क्लाइंट के रूप में। और वो सर्वर मुख्य कंप्यूटर होता है। इसके अंदर बड़ा डेटाबेस होता है। क्या होता है? डेटाबेस होता है। और इस डेटाबेस में फाइल के कलेक्शन होते हैं, फाइल के कलेक्शन होते हैं। इन्हीं फाइल के कलेक्शन का यूज जिस क्लाइंट को चाहिए कोई फाइल तो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसकी जगह में उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ठीक है, तो यहां पर भी बता सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो ये जो मुख्य कंप्यूटर कहलाया ये हमारा क्या कहलाया? सर्वर कहलाया। और अगर नेटवर्क के कंसेप्ट में बात करें तो गूगल है, जैसे कि तो गूगल का अपना एक सर्वर है जिससे हम गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमारे किए गए रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वो हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह कार्य करता है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? स्विच, मॉडेम, हब और इंटरनेट। तो भाई इनमें से जो ये स्विच है, मॉडेम है और हब है, ये नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइसेस है।
और वहीं पर इंटरनेट जो है, यही हमारा उत्तर होगा, यही डिवाइस नहीं है। इंटरनेट तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। विश्व के सारे कंप्यूटर आपस में अगर जुड़ जाएं या किसी भी माध्यम से जुड़े हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर स्विच, हब और मॉडेम ये मार्केट में खरीदने से मिलने वाली हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उसका क्या तैयार करते हैं, एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्क में दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न नेटवर्किंग प्रोटोकॉल और ओवरऑल नेटवर्क आर्किटेक्चर को लागू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, गेटवे, हब, स्विच, ब्रिज, चार ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से चारों के चारों जो डिवाइस है वो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई अलग वाला कौन सा है जो कि जो दो डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो कि विभिन्न नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करे। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी कंप्यूटर को आपस में एक कमरे के अंदर आपको लैन के माध्यम से जोड़ना है तो आप सामान्य तौर पर हब का प्रयोग कर सकते हैं। आप मार्केट से हब खरीद के लाओ और सारे कंप्यूटर को जोड़ दो। स्विच का प्रयोग भी करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। और स्विच की खास बात यह होती है कि अगर ये ए सिस्टम इस बी सिस्टम को डेटा भेजना चाहता है हब के माध्यम से, तो हब क्या करेगा, इसके द्वारा भेजे गए मैसेज को सभी सिस्टम को ब्रॉडकास्ट कर देगा। आवश्यकता हो चाहे ना हो, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है। उस ड्रॉबैक को दूर किया स्विच ने। स्विच पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी प्रोवाइड करता है, मतलब अगर ए सिस्टम बी को भेजना चाहता है तो ए से निकल के बी के पास ही जाएगा, बाकी लोगों के पास नहीं जाएगा। वहीं पर आ जाते हैं ब्रिज। ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, मान लेते हैं एक कमरे में एक लैन है जिसमें 6 कंप्यूटर आपस में बस टोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं। उसी कमरे के दूसरे हिस्से में एक और लैन है जो कि एक ही कमरे के दो हिस्से, एक ही लैन के दो हिस्से, और इन दोनों लैन के हिस्से को आपस में जोड़ना हो तो हम ब्रिज का प्रयोग करते हैं। मतलब कि लैंस को आपस में जोड़े तो आपने ब्रिज का प्रयोग किया। अब बात करते हैं गेटवे का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल को प्रयोग कर रहे नेटवर्क, मान लेते हैं ये नेटवर्क ए है, ये अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहा है, ये नेटवर्क बी है, ये अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहा है, और इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो किसका प्रयोग करोगे आप, गेटवे का उत्तर होगा हमारा यहाँ पर गेटवे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान का अधिकतर उपयोग एनालॉग टेलीविजन और केबल टेलीविजन के लिए किया जाता है। एनालॉग टेलीविजन और केबल टेलीविजन के लिए किया जाता है। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, इलेक्ट्रिक केबल, फाइबर केबल। उत्तर होगा हमारा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इस तरीके की गोल मोटी वायर होती है जिसके अंदर में एक प्लास्टिक की शीट लगी होती है और उसके बाद एक तांबे की तार निकली होती है हमारी, ये कोएक्सियल केबल। इसका प्रयोग किया जाता है कहां कहां पर, एक तो हो गया हमारा क्या, टीवी केबल्स में किया जाता है, साथ ही साथ मैन कनेक्टिविटी में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी में यूज किया जाता है कोएक्सियल केबल का। ट्विस्टेड पेयर का केबल का यूज किया जाता है सामान्य रूप से फोन लाइंस में। लैंडलाइन जो पहले के समय का आता था उनकी फोन लाइन की कनेक्टिविटी में ट्विस्टेड पेयर का यूज करते थे। इलेक्ट्रिक केबल का तो सामान्य आप लाइट जलाने के लिए करते हो, और फाइबर केबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका 4G और 5G के फास्ट कनेक्टिविटी में, फास्ट कनेक्शन में। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है, हब, होस्ट, रिपीटर, गेटवे। तो भाई हब तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, गेटवे भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। वहीं पर होस्ट जो है वो मुख्य सिस्टम को होस्ट कहा जाता है। अगर मेरे पास 6 सिस्टम आपस में कनेक्ट है, उसमें से किसी एक सिस्टम की कैपेसिटी अन्य सिस्टम से अधिक है और वो सर्वर की तरह वर्क करता है, इसके पास बड़ा डेटाबेस है, और यही होस्ट जो है वो अन्य क्लाइंट्स को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो यही हमारा होस्ट कहलाएगा, और सिस्टम सर्वर भी कहेंगे उसे हम। रिपीटर क्या है, तो रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जो एक सेंडर से रिसीवर के बीच
उन लोकेशंस पे लगी होती है जो सिस्टम को रात से बचाते हैं। लोकेशन पे लगी होती, गलत बोल दिया मैंने। ये सेंडर और रिसीवर के बीच स्थित, कहीं पर भी स्थित होती है। इसका काम होता है कि जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं उसको क्या करना, उसको रात से बचाना। उसमें किसी भी प्रकार से बैरियर आ रही है या उसमें कोई नॉइस आ रहा है, उस नॉइस को हटाना। कैसे हटाएगा? मान लेते हैं सेंडर एस ने मैसेज रिसीवर आर के पास भेजा और वो किसी माध्यम से भेज रहा है। मान लेते हैं उस बीच में हाई साउंड में डीजे बज रहा है, जिससे कि उसके में नॉइस आ गया और वो हमारा सिस्टम, जो हमारा मैसेज था वो थोड़ा सा बैरियर आ जाने के कारण, नॉइस आ जाने के कारण थोड़े से उसमें बदलाव आ गए। तो बीच में एक रिपीटर डिवाइस लगा दी जाती है जो कि उस मैसेज को पुनः क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है और रिसीवर के पास उसे भेज देता है। मतलब कि जिस रूप से वो यहां से मैसेज निकला था सेंडर के पास से, अगर कुछ खराबी उसमें आ गई तो रिपीटर क्या करता है, उसे पुनः पुराने रूप में फिर से एम्पलीफाई कर देता है, फिर उसे एम्पलीफाई करके रिसीवर के पास भेजता है। तो डेटा की शुद्धता इससे क्या रहती है, बनी रहती है। तो रिपीटर का अर्थ वही होता है कि जो मैसेज यहां से आया, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो रिपीट करके उसे फिर से पुराने की तरह ले आया और उसे रिसीवर के पास भेज दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूह में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। स्टार बस, मैश बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, स्टार बस, एड्रेस बस, स्टार बस, मैश बस। तो याद रखिएगा, ये जो स्टार बस लिखा हुआ है, मैश बस लिखा हुआ है, ये मैश, ये स्टार, ये सब टोपोलॉजी से, ना कि बस के प्रकार है। बस के 3 प्रकार हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। कंप्यूटर में बस 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। ऐसे बसेस जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल बस। और वो इंटरनल बस 3 प्रकार के होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। और ऐसे बसेस जो कंप्यूटर के बाहर किसी भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि माउस को लाके मदरबोर्ड से जोड़ दो, कीबोर्ड को लाके मदरबोर्ड से जोड़ दो, हार्ड डिस्क को लाके मदरबोर्ड से जोड़ दो, तो इनमें जो बस यूज होगा ये एक्सटर्नल बस कहलाएगा। और मदरबोर्ड के अंदर डेटा को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिन बसेस का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के आंतरिक उपकरणों के बीच डेटा का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे बसेस के माध्यम से होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करता है? नहीं करता है। फुल ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, दोनों हाफ ड्यूप्लेक्स। तो द्विदिशीय संचार, तो याद रखिएगा, सेंडर ने भेजा मैसेज, रिसीवर के पास पहुंचा, एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। एक ही दिशा में जब संचार हो तो उसे कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। जब दोनों दिशा में संचार हो तो उसे कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स मेथड। दोनों दिशा में दोनों तरफ संचार हो, मतलब कि सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा और उसी समय रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेज पाएगा, तो उसे कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। जैसे कि रेडियो का प्रसारण, तो रेडियो का प्रसारण क्या है, हमारा सिंप्लेक्स है। सेंडर रिसीवर को भेजेगा, हम यहां से, जैसे कि अभी यूट्यूब से जो चल रहा है आप मुझे सुन पा रहे हैं, पर आप जो वहां पर बोल रहे हैं वो मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो मेथड क्या हो गया, सिंप्लेक्स मेथड, वन वे ट्रांसमिशन। पर जब सिचुएशन ऐसी आई कि मैं आपको कॉल लगा लूं और कॉल के माध्यम से हम दोनों आपस में बात करें, एट अ टाइम दोनों बोल पाए, तो वो कहलाएगा फुल ड्यूप्लेक्स मेथड। और वहीं पर आ जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड। कहने का मतलब ये, अगर सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर सेंडर को उस समय नहीं भेज सकता, फिर रिसीवर सेंडर को भेजेगा तो सेंडर रिसीवर को नहीं भेज सकता। मतलब एट अ टाइम वन डायरेक्शन अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचारण सपोर्ट नहीं करता? तो सिंप्लेक्स है, नहीं करता। फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स लोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका है फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग। आंसर होगा हमारा फायरवॉल। देख चुके हैं इसके विषय में, पहले अन्य वीडियो में चर्चा कर चुके हैं।
निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिसमें शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? ठीक है, तो मतलब कि एक ऐसे डिवाइस में बना लेता हूं, ये मेरा सेंट्रल कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से मैं अन्य डिवाइसेस को जोड़ देता हूं इस तरीके से, तो ये सेंट्रल हब मेरा बन गया। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी है? तो ये हम देख पा रहे हैं, ये एक स्टार नुमा टोपोलॉजी हमको दिखाई दे रही है। इस टोपोलॉजी को आप क्या बोलोगे? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की खास बात यह है कि अगर कोई भी नोड खराब हो जाए आपका तो उसे आप निकाल के बदल सकते हो। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर सेंट्रल सिस्टम खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, काम करने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक संवृत्त लूप में, क्लोज्ड लूप में आपस में जुड़े होते हैं? तो मैंने बताया, अगर मैं इन 5 कंप्यूटर्स को आपस में इस तरीके से एक लूप में जोड़ दूं तो ये कौन सी आकृति ले लेगा? ये रिंग की आकृति ले लेगा। तो ये टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगी? तो ये कहलाएगी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, टेलेक्स। तो याद रखिएगा, जब भी बात आए किसकी? स्विचिंग की, तो स्विचिंग याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सर्किट स्विचिंग, दूसरा होता है आपका मैसेज स्विचिंग और तीसरा होता है आपका पैकेट स्विचिंग। ठीक है, इन स्विचिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं सर्किट स्विचिंग में, तो सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच पहले एक सर्किट क्रिएट होता है, उसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये, मैंने आपको फोन लगाया, घंटी बज रही है, आपने फोन नहीं उठाया। जैसे ही आपने फोन उठाया, आपके और मेरे बीच एक सर्किट क्रिएट हो गया। अब हम दोनों आपस में डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर सर्किट क्रिएट होगा तभी डेटा का ट्रांसमिशन हो पाएगा, किसमें? सर्किट स्विचिंग में। पर वहीं पर बात कर दे मैसेज स्विचिंग की, तो इसमें सर्किट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको मैसेज भेजा, तो आपका मेरा मैसेज आप तक पहुंचने के पहले, मान लो आप जिस समय मैंने आपको मैसेज भेज रहा हूं मैं, उस समय आपका मोबाइल स्विच ऑफ है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो आपके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो मतलब कि क्या हुआ कि सेंडर ने मैसेज भेजा किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर का फोन ऑफ है, तो जो मैसेज है ना वो क्या हो जाएगा? डेटा सर्वर में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही फोन ऑन होगा, सर्वर उसे फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कि मैसेज स्विचिंग टेक्निक स्टोर फॉरवर्ड कंसेप्ट पर फॉलो करती है। किसको? स्टोर्ड फॉरवर्ड कंसेप्ट को फॉलो करती है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं पैकेट स्विचिंग। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो डेटा जो होता है वो इंटरनेट में जब ट्रांसमिट होता है तो वो पैकेट्स के माध्यम में ट्रांसमिट होता है, और यहां पर भी स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट के किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। पूर्णतया अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के एक अन्य नाम है, तो आदमी का दिमाग कंफ्यूज है। संयोजित, अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति मतलब भी क्या हो गया? तो इंटर कनेक्टेड बोल रहे हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा टेक्निक है इसमें से जो प्रॉपरली आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है? तो याद रखिएगा, मैश टोपोलॉजी जो होती है वो आपकी अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति का प्रयोग करती। कहने का मतलब ये 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 और 5, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से वायर्ड माध्यम से या वायरलेस माध्यम से कनेक्ट होगी। तो ये इन सब से हो गया, ये भी इन सब से हो गया, ये भी इन सब से हो गया, और ये भी इन सब से हो गया। मतलब कि क्या? ये सारे नेटवर्क सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, वो टोपोलॉजी कहलाएगी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सबसे महंगी टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी सबसे जटिल टोपोलॉजी है, और मेश टोपोलॉजी में सबसे डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से बोलेंगे तो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि
प्रॉपर ए को बी को डेटा भेजना है तो चुपचाप भेज लेगा, इधर से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें डेटा सिक्योर रहने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं तक रखता हूं, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। मेरी सारी वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे वीडियोस को प्रॉपर आप देखिए, आपके व्यापम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।